हम प्राचीन इतिहास का रिवीजन सीरीज देख रहे थे, तो इसमें हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और जो शैव धर्म था वहाँ तक देख लिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे आज हम शुरू करते हैं। छठी सती ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा कौन थी। यहीं से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें हमको लिखित साक्ष्य भी मिलता है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो चलिए देखते हैं। और इसके छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो हैं, तो इसको हम जान कैसे सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अग्युत्तर निकाय, जैन धर्म भगवती सूत्र। आता है प्रश्न कि महाजनपद की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो याद रखिए, बौद्ध धर्म के अग्युत्तर निकाय से, जैन धर्म के भगवती सूत्र, अपारणी की अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र से हमको जानकारी मिलती है। बुद्धकालीन प्रमुख जो गणराज्य थे, तो शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु, बुली में अलकप, कलाम केशपुत्र, कोलीय और रामगाम, मल्ल, पावा। अब हम परीक्षा उपयोगी देख लेते हैं। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य कौन था। तो वैशाली था। अब पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। तो वृद्रस्त्र वंश था। और बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी पूछा जाए तो बिंबिसार। और काशी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था। तो ब्रह्मदत्त था। रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो अयोध्या थी। और श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके अभी तक ये सब विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि दो राजधानियों वाले महाजनपद। तो कोसल जी जो थी, इसकी दो राजधानी थी। उत्तर भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। मल्ल में भी दो, देखिए, पावा और कुशीनगर, इसकी भी दो राजधानी थी। पांचाल की भी दो राजधानी थी। उत्तरी की थी ऐछन और दक्षिणी की कामपिल्य। और अवंती की भी दो राजधानी थी। उत्तरी की थी उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। अब हम सिक्के देख लेते हैं क्या था। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स। और भारत के प्राचीन सिक्के जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल के मध्यकाल में क्या कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार सिक्के। ये कैसे होते थे। चांदी से बने होते थे और ठप्पे के निशान होते थे। याद रखिए, आहत सिक्के। अब हम देखते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हम पहले देखेंगे हर्यक वंश। इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में इतना याद रखिए कि जैन साहित्य में श्रोणिक नाम इसका था और श्रेणिक नाम इसका था। और 15 वर्ष की आयु में मगध के नरेश ये बना है। विवाह की बात करें, ये लोग विवाह से ही अपने साम्राज्य को समृद्ध किए हैं। विवाह की बात करें तो चेटक लिच्छवी ये शासक की पुत्री थी, चेलना के साथ इनका विवाह हुआ। चेटक की जो पुत्री चेलना थी उनके साथ इनका विवाह हुआ है। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से हुआ है। इनकी पत्नी का नाम याद रखिए। और कहाँ से आई है इनकी पत्नी, ये भी प्रश्न बनता है। और मद्र देश की जो राजकुमारी क्षेमा के साथ इनका विवाह। उनकी 3 पुत्री थी, पत्नी थी, चेलना, महाकौशला, क्षेमा। और चेलना जो थी लिच्छवी की थी और महाकौशला प्रसन्नजीत की। और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी। युद्ध की बात करें तो ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय किया है। और अजातशत्रु देखिए, उसके बाद अजातशत्रु कौन था। पितृहंता वंश इसलिए इसको कहते हैं हर्यक वंश को, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसका अन्य नाम कुणिक था और नाम पूछा जाता है। अब प्रसन्नजीत की पुत्री वाजिरा से इसका विवाह हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। क्रम याद रखिए, पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाई। और मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से इसने पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया है। अब अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। कभी कभी क्रम भी लगाने को आ जाता है। तो पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक ही शिशुनाग था।
और इसके बारे में यही है कि महावंश टीका लिच्छवी राज्य की वैश्य पत्नी से इसका विवाह हुआ है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? महावंश टीका। और पुराण में कहा गया है कि ये क्षत्रिय की उत्पत्ति है। अवंती की विजय के बारे में देखिए, मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक थी। अवत्स पर अधिकार हुआ। गिरिवज्र के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया है। कौन? शिशुनाग। अगला कालाशोक शिशुनाग का ये पुत्र था और पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। इसने क्या किया कि राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुई है। और अब इधर देख लीजिए, अब अगला क्या आता है? नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और इसके अन्य नाम की बात करें तो महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन नाम दिया है और कली का ये अंश कहा गया है और सर्व क्षत्रांतक इसकी उपाधि है। और सब इसका अर्थ क्या होता है? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको कहा गया है दूसरे परशुराम का अवतार। प्रश्न बनता है कि दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव किसे कहा गया है? तो महापद्म नंद। अन्य तथ्य की बात करें तो इसको एक छत्र की उपाधि भी, शासन की स्थापना इसने किया है, इसलिए इसको एक छत्र कहा गया है। एकराट की उपाधि। कलिंग विजय जो हुआ है तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। इसका मित्र कौन थे? तो ये पारडी थे। और धनानंद के बारे में देखिए, अंतिम नंद वंश था और इसे अग्रमीज की उपाधि दी गई है। यूनानी जो लेखक था उग्रसेन का पुत्र अग्रमीज। सिकंदर का ये समकालीन है। सेनापति का नाम भद्रसाल। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या हुई है। जैन अमात्य सक्टाल तथा स्तूलबद्ध। जैन अमात्य कौन थे? सक्टाल और स्तूलबद्ध इसी के समय के। अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण ईरानी और यूनानी। ईरानी में दारा प्रथम द्वारा, यूनानी में सिकंदर द्वारा। यूनानी के देखिए, यूनानी आक्रमण की हमको जानकारी मिलती है बेहस्तून अभिलेख दारा प्रथम के साम्राज्य के 23वें प्रांतों का इसमें उल्लेख है और हेरोडोट्स का वर्णन है। अब भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, ऐसी हमको जानकारी मिलती है। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों की नई लिपि का जन्म हुआ है तो खरोष्ठी। और अंतर जरक्लीस का राजवैद्य कौन था? तो टेसियस था। और मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप तृतीय का पुत्र कौन था? तो ये सिकंदर था। सीमांत गणराज्य अस्मक की राजधानी क्या थी? तो मस्कस थी। और पुरु, इसको पोरस भी कहते हैं, का राज्य बसा था झेलम और चिनाब नदी के मध्य। पोरस सिकंदर से परास्त हुआ झेलम नदी के तट पर। सिकंदर से संबंधित देखिए तो सिकंदर में देखिए घनानंद का ये समकालीन कौन क्या हुआ है सिकंदर के समय में, यही प्रश्न पूछा जाता है। और हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया सिकंदर ने। निकया और बहुकेफला ये नगर हैं, इसने स्थापना किया है। 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई है। अब आता है क्या? मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ये पहली चीज तो ये मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से इन्होंने ही एकबद्ध किया है। नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन, ऐसा कहा गया है कि ये नंदराज का पुत्र है और कुलहीन है। वृषल और कुलहीन है, किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें निंदा के भाव प्रकट होते हैं? तो मुद्रा राक्षस में इन्होंने कहा है कि ये कुलहीन है, राजकुल से संबंधित है, ऐसा कहा गया महाबोधि वंश के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ है जो महाबोधि वंश, उसमें कहा गया है कि राजकुल से संबंधित है। और बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर के अनुसार कहा गया है कि ये सूत्र की उत्पत्ति हैं। और परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र जो की कृति है उसमें ये कहा गया कि मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र है, ऐसा कहा गया है। विदेशी स्रोत में देखिए इनको क्या कहा गया? विलियम जोन्स। सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया है। और एरियन तथा प्लूटोर्स ने कहा
कि एंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त को क्या कहा, एंड्रोकोट्स। कौन क्या कहा, इसको याद रखिए। जस्टिस ने कहा कि सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख इन्होंने किया है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है तमिल ग्रंथ अहनानून और पुरनानून से सूचित होता है। और सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को परास्त किया है। देखिए, उत्तर हिमालय की श्रृंखला तक मृत्यु के समय साम्राज्य का जो सीमा थी उसको उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंदुकुश तक, दक्षिण में मैसूर तक ना, और उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक। साम्राज्य का विस्तार की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला भारत से बड़ा। अब देखिए बिंदुसार अमित्रोकेडीज, यूनानी लेखक ने इसको कहा अमित्रोकेडीज। सिंहसेन जैन धर्म के अनुसार कहा गया। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा गया था दिव्यावसान में, ऐसा कहा गया है। स्ट्रोपो के अनुसार क्या कहा गया कि सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस के राजदूत डायनुसिस का आगमन। देखिए, याद रखिए, आता है प्रश्न कि डायमेकस किसके समय में आया था, डायनोसिस किसके समय में आया था, तो ये बिंदुसार है, बिंबसार नहीं है, बिंदुसार है। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग किया गया था, क्या, मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। इसमें से जो एंटियोकस था ये 2 चीज़ दिया है, मीठा मदिरा दिया है और सूखी अंजीर। दार्शनिक इसने नहीं दिया है, याद रखिए, लोग अपना धर्म ग्रंथ नहीं देते हैं। देखिए, इसने धर्म ग्रंथ नहीं दिया और 2 चीज़ दिया है। सम्राट अशोक से संबंधित पूछेंगे, यही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन काल में उपराजा कहाँ का था, तो ये आता है कि गवर्नर कहाँ का था, तो उज्जैनी, अवंती की राजधानी है, वहाँ का था। धर्म का प्रतिपादन सम्राट अशोक ने किया और अशोक मगध का राजा बना 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राजा अभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में। और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन की उपाधि मिली है। अब बौद्ध ग्रंथ की तीसरी आयोजित इसी के समय कहाँ हुई है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, कल हम बताए हैं ना। निग्रोध द्वारा अशोक की बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख दीप वंश और महावंश में किया गया है। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। किसके द्वारा दीक्षित किया गया है, उपगुप्त द्वारा। किसमें उल्लेख मिलता है, दिव्यावसान में। अशोक और दशरथ इसके पौत्र हैं। अशोक जो दशरथ है इसका पोता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सम्राट अशोक के बारे में और देखिए, क्योंकि सम्राट अशोक से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में देखिए। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना यही है, इसी के बाद इसका मन परिवर्तन हुआ था। इसमें विजेता अशोक हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इससे इसका हृदय परिवर्तन हुआ है। 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में ये घटित हुई है। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, इसको याद रखिए। और क्या है कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त, अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये सब शिलालेख लिखे गए हैं। देखिए, अशोक के अभिलेख में गुहा लेख है, स्तंभ लेख है और शिलालेख है। तो स्तंभ लेख, बाभ्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। तो कहा जाता है कि मगध सम्राट किसमें कहा गया है, तो बाभ्रू में। अब देखिए, इनकी राजधानी, उत्तरापंत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती रट की उज्जैनी, कलिंग की तोसाली, दक्षिण की सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र। अब देखिए, 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा 13वें शिलालेख में ये वर्णन है। तो ये आता है कि कहाँ के ये राजा हैं, इसी को इसमें याद रखिए। तो मिस्र में कौन था, तुर्माय या तुर्मय, जो भी कहिए, तुर्माय या तुर्मय, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के समय। और सीरिया के कौन कौन थे, अंतियोक या अंतियोकस द्वितीय,
और अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर ये एपिरस के थे। साइरिन के मग थे। अब मैसिडोनिया या मकदूनिया ये अंतिकनी और या एंटीगोनस गोनातास के समय के हैं। तो याद रखिए कि कहाँ के थे। अब हम देखेंगे कि सौगोरा ताम्रपात्र अभिलेख जो गोरखपुर में है ये अशोककालीन प्राकृत भाषा में लिखा गया। और महास्थान अभिलेख बोगरा ये भाषा ये प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। न्यायालय में देखिए, न्यायालय क्या होता था, दो होते थे। एक धर्म स्थलीय जो था उसका दीवान न्यायालय तो आता है कि दीवानी न्यायालय। धर्म स्थलीय क्या है तो दीवानी न्यायालय। कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था। गुप्तचर में संस्था संचरा थी। संस्था क्या थी, एक ही स्थान पर रहने वाले और जो घूम घूम के गुप्तचर करते थे उसे कहते थे संचरा। अब मेगस्थनीज के बारे में देखिए, तो मेगस्थनीज के बारे में देखिए, नगर प्रशासन जो था वो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। छठी बिक्री कर वसूलती थी। करों का चोरी, अगर कोई टैक्स जाता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था अशोक के समय में, ऐसा मेगस्थनीज ने कहा है। नगर के पदाधिकारियों का नाम क्या था, एस्ट्रोनोमी। भारतीय समाज 7 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा था इसको याद रखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। दास प्रथा का अभाव है ऐसा मेगस्थनीज ने कहा है। और कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था न ही विभिन्न पेशा अपना सकता था, ऐसा कहा गया है। अब देखिए चाणक्य के बारे में। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चणक। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में नाम इनका क्या है, द्विजरव। और श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, राजा के साप्तांग सिद्धांत इन्हीं की जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है इसी में साप्तांग सिद्धांत हैं। साप्तांग सिद्धांत में क्या आता है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र लास्ट में है। अति महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जेम्स प्रिस्टेट 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान था। और खरोष्ठी क्या होती है, दाएं से बाएं लिखा जाता है, ब्राह्मी बाएं से दाएं, याद रखिए। अनुराधापुरम ये श्रीलंका में है। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि में ये साक्ष्य मिलता है। अशोक नाम कहाँ कहाँ हमको मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर और उडेगोलम। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर की ये राजदूत हैं। और तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर था, क्या, तक्षशिला। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके अन्य नाम देखिए, तो चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अब देखिए अन्य संबंधित अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति। अगर पति द्वारा पत्नी अगर त्यागी जाती है तो वो दूसरी शादी कर सकती है, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। और क्या कहा गया है, बहुत समय तक पति के विदेश रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। अब हम सारनाथ स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका निर्माण अशोक सम्राट ने कराया है, पहली बात इसको याद रखिए। इसमें 4 वो जो सिंह हैं वो 4 हैं, इसको याद रखिए, बहुत छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है, शक्ति का। और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में के रूप में स्वीकार किया है। मौर्योत्तर काल, अगला टॉपिक क्या आता है, मौर्योत्तर काल। यौधेयों के सिक्कों का अंकन कार्तिकीय अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय भगवान का मिलता है। तो पूछा जाता है कि यौधेय के सिक्के पर किसका अंकन है, तो कार्तिकेय का है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था, तो हिंद यवन राजाओं द्वारा। बाल विवाह की प्रथम जो प्रथा प्रारंभ हुई थी तो वो कुषाण काल में, प्रथम सती ईसा पूर्व में
कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा जो थी वो प्रारंभ हुई थी। शीशे के सिक्के जारी किए गए थे स्टेटू द्वितीय के समय में। संकर्षण एवं वासुदेव ये अंकित हैं, तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर ये अंकित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए, याद रखिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन कर लिया था, तो डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में। और आगे देखिए मौर्योत्तर काल के बारे में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे एक प्रश्न बन जाता है किसी भी परीक्षाओं में। तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर ये प्राप्त हुआ है। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक ये प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत काव्य शैली का ये प्राचीनतम नमूना है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यही है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। कुजुल खटफिसस ये क्या है? केवल तांबे के सिक्के जारी किए हैं। सिक्कों पर धर्मथित उत्कीर्ण हुआ है। विम कटफिसस ये तांबे एवं स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। तो याद रखिए कुजुल कटफिसेस और विम कटफिसेस, तो ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कुजुल जो थे केवल तांबे, अब विम कटफिसेस तांबा और सोना दोनों चलाए हैं। और देखिए कुजुल कटफिसेस इनके सिक्के पर धर्मथिदस और धर्मधित ये है, और विम कटफिसस के सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति है। कुषाण वंश ये कनिष्क के बारे में देखिए। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से? नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चिकित्सा से संबंधित हैं। ये अभी यूपी SSS का पेट हुआ था, उसमें प्रश्न बना था। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। आश्रित विद्वान वसुमित्र और सारनाथ बौद्ध अभिलेख, राजकवि अश्वघोष, ये सब प्रश्न इसमें से कैसे बनेगा कि अश्वघोष किसके समय के हैं? तो ये कनिष्क के। शक संवत इन्होंने ही चलाया 78 ईस्वी और 58 ईस्वी विक्रम संवत। कलिंग शक संवत पे ही हमारा कैलेंडर आधारित है। कलिंग के शासक के बारे में देखिए। कलिंग के जो संस्थापक हैं महामेघ वामन है। खारवेल महानतम सम्राटों में से एक हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार ऐसा कहा गया है। पांड्य शासक में गधे से हल चलवाया गया, ऐसा कहा गया है। और जैन धर्म के प्रति झुकाव रहा है। अब देखिए सातवाहन वंश, इनकी वास्तविक राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान। आरंभिक राजधानी, वास्तविक राजधानी पूछेगा तो पैठन, आरंभिक राजधानी अमरावती था। सातकर्णी प्रथम ये उपाधि धारण करने वाले सातवाहन वंश का प्रथम राजा कौन था? सातकर्णी प्रथम। और गौतमी, अगला कौन आता है? गौतमीपुर सातकर्णी। ये विच्छिन्न होते और चातुर्वर्ण्य को फिर से स्थापित किया है। वर्ण व्यवस्था का एक रक्षक इनको कहा जाता है। नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि मिली है। अब वेदों के आश्रयदाता कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहन के बारे में एक बात याद रखिए कि सातवाहन में आप देखेंगे कि माँ का नाम, देखिए माँ का नाम पहले आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, लेकिन याद रखिए ये मातृसत्तात्मक नहीं थे। माँ का नाम अपने नाम के आगे जरूर लगाते हैं, लेकिन सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक नहीं पितृसत्तात्मक था, इसको याद रखिए। शुंग गांधार शैली के बारे में याद रखिए कि कनिष्क के काल में विकास हुआ है गांधार शैली। प्रश्न बना है कि गांधार शैली किसके समय में फूली फली? तो कनिष्क के। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है गांधार शैली, और इसके संरक्षण शक और कुषाण रहे। अब मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टानों का प्रयोग हुआ है। शुंग वंश के बारे में देखिए तो पुष्यभूत शुंग ये संस्थापक रहे, और भरद्वाज गोत्र के ये ब्राह्मण पाणिनि के अनुसार कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग कौन सा गोत्र रहा? भरद्वाज गोत्र। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित रहे। अंतिम राजा देवभूति अयोध्या लेख पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ऐसा अयोध्या लेख में हमको वर्णन मिलता है। अगला हमको पढ़ना है गुप्त एवं गुप्तोत्तर वंश।
तो गुप्त वंश देखिए, गुप्त वंश पहली चीज तो 275 से 550 ईसा पूर्व तक चला है। संस्थापक की बात करें तो महाराज श्रीगुप्त थे और प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका कार्यकाल रहा 319 से 335 ईस्वी तक और राजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला आता है समुद्रगुप्त। विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि धारण की। प्रयाग प्रशस्ति में क्या हुआ है कि हरिशेर द्वारा प्रशंसनात्मक वर्णन हुआ है। समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन किसमें हमको मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। उपाधि इनकी रही पर क्रमांक। और इस ये देखिए जो समकालीन दक्षिण में जो नरेश हुए हैं उनके राज्य देखिए, धनंजय की कुस्तलपुर और नीलराज की अवमुक्त, उग्रसेन की पालक्का और विष्णुगोपा की कांची। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अन्य नाम इनका था देवगुप्त, देवराज और देवश्री। उपाधि की बात करें तो विक्रमादित्य और सकारी और शकविजेता। उपाधि बहुत पूछा जाता है कि शकविजेता या सकारी किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त प्रथम की नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय की है। मेहरौली लेख में विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना हुआ है, ऐसा हमको मेहरौली लेख में मिलता है। अभिलेख पूछा जाता है कि किसमें क्या मिला है, हमको जानकारी मिली है। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। चंद्र का समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया गया है। ये कौन थे? पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन हुआ है। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए हैं। असमकालीन चीनी यात्री फायान इन्हीं के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के में जो नवरत्न थे तो उससे प्रश्न बनता, ऐसे दे दिया जाएगा नवरत्न, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन नवरत्न नहीं है, तो नाम पता रहेगा तब तो बता पाओगे कि नहीं इसमें से कौन नहीं है। और कौन क्या काम करता था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कालिदास थे, ये तो सबको पता होगा कि ये कवि हैं। चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर को और कोशकार ये अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, ज्योतिष और छपड़क, व्याकरणक कौन थे? तो वरुचि। जादूगर कौन थे? वेताल भट्ट। कूटनीतिज्ञ कौन थे? तो घटकर्पर। अब कुमार गुप्त प्रथम के बारे में देखिए, उनकी उपाधि महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से ये उत्पन्न हुए थे, तो इनकी पत्नी का नाम भी पूछा गया है। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इन्हीं के समय में हुआ है। ताम्रपत्र और धनदेय दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और विल्सर जो अभिलेख है गुप्तों की वंशावली कुमार गुप्त प्रथम तक इसमें वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के बारे में इनकी उपाधि रही क्रमादित्य। क्या रही? क्रमादित्य। और स्वर्ण सिक्के जो चलाए तो मुख भाग पे धनुष बाण लिए राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग में पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी और स्कंदगुप्त की उत्कीर्ण है। हूणों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ और स्कंदगुप्त इसमें विजयी रहे। अब कुछ सिक्कों के अनुसार गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित है, ऐसा कहा गया है। तोरमाड़ के बारे में देखिए, भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता है और एरड़ और वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। और धन्यविष्णु ये तोरमाड़ का ये सामंत है। मिहिर कुल ये तोरमाड़ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ताम्रलिपि में कहा गया कि ताम्रलिपि क्या है? तो बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह है। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से यहाँ व्यापार। भड़ोज पश्चिमी भारत पूछा जाता है कि कौन से भारत का ये बंदरगाह है? तो पश्चिमी भारत। अब पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार किया, इसी से ये सब अर्थव्यवस्था चलती थी। और श्रेणियाँ क्या थी? विशेष महत्व के संगठन व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित। अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण। अब प्रत्येक श्रेणी का प्रमुख होता था। अपने नियम स्वनिर्मित थे। नियम कैसे थे? स्वनिर्मित थे।
अब प्रवर सेन 275 से 335 ईस्वा पूर्व वाकाटक वंश के थे। सम्राट की उपाधि धारक के 4 अश्वमेध किसके समय में हुआ है? तो प्रवर सेन प्रथम। न्याय कौन? न्याय दर्शन जो था इसके प्रवर्तक गौतम अक्षपाद। और न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क निर्णय क्या था? तर्क निर्णय। 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व हमको न्याय दर्शन में मिलता है। तो इसके संस्थापक प्रवर्तक याद करिए तो गौतम थे, न्याय के गौतम। साख्य के कौन थे? तो कपिल थे। सिद्धांत इनका था कि आत्मा का आवागमन होता है, अज्ञानता ही दुखों का कारण है। साख्य दर्शन में क्या कहा? ये वक्तव्य भी आया है कि अज्ञानता ही दुखों का कारण है। किसमें कहा गया है? तो साख्य दर्शन। सही बात है कि अज्ञानता ही दुखों का कारण है। हमको जितना ज्ञान होगा उतना ही हम तर्क वितर्क पर पहुंच पाएंगे और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। शिक्षा ही हमको हर मुश्किलों से लड़ना सिखाती है और एक राह प्रदान करती है। तो इसलिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया? दिनार। और सिद्धांत शिरोमणि जो है ये भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। और आयुर्वेद वेद शास्त्र ये धन्वंतरी इसके लेखक हैं। और चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? तो रूपक कहा गया। वेदांत दर्शन भारतीय विचारधारा की ये पराकाष्ठा है। वेदांत दर्शन 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वेदांत में क्या क्या आता है? पूछा जाता है कि वेदांत दर्शन में क्या 3 दे दिए, इसमें से पूछा गया कौन नहीं है? 3 है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। एरण में क्या मिलेगा हमको? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, 510 ईस्वी में अभिलेख है। और सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का इसमें उल्लेख है। सती होने का सर्वप्रथम हमको साक्ष्य एरण अभिलेख मिलता है। दर्शन और उसके प्रवर्तक देखिए, एक प्रश्न इससे जरूर बनता है। योग का पतंजलि, वैशेषी के कणाद, मीमांसा का जैमिनी, वेदांत का बादरायण, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, द्वैतवाद का मध्वाचार्य और नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय। चारवाक दर्शन जड़वादी दर्शन है। ये किसी भी परीक्षाओं में जिसमें सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान आता है उन सब के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। इसको आप परीक्षा से पहले 5-7 बार देख लीजिए जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए। अब देखिए हम जो शब्द हैं उसको देख लीजिए, इसमें से ये पूछा जाता है। तो उद्रंग क्या था? भूमि कर था। और 1/6 भू राजस्व की दर की उपज थी, 1/6 लिया जाता था। और विदक बागम क्या था? प्राचीन भारत में सिंचाई करता। कौशेय रेशम का पर्याय था। संस्कृत ये उच्च लोगों की भाषा थी। संस्कृत क्या थी? उच्च लोगों की भाषा थी। वारंगल लोहे के उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना थी। शतरंज गुप्त काल के दौरान उद्भव खेल था, शतरंज खेल था। अब देखिए गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख ऐहोल लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इसमें ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक में। तो दंती दुर्ग। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कहाँ कहाँ की थी? थानेश्वर से कन्नौज। और मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अब देखिए ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन। और क्या हुआ कि यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया और हर्ष इसमें पराजित हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष इसमें ये पूछा जाता है कि कौन कौन है? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश। और अंतिम रूप से सफल कौन हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार इसमें सफल हुए थे। हेन सांग के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि हर्ष के समय की सर्व प्रमुख घटना हेन सांग का आगमन था। जैसे फायान चंद्रगुप्त तृतीय के समय आया वैसे हेन सांग जो है हर्ष के समय में आया। ह से हर्ष, ह से हेन सांग, ऐसे याद कर लीजिए। तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान। तांग शासकों की जो राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान हुआ है।
प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थी? ह्वेनसांग की सी यू की। भीनमाल की यात्रा हुई। यात्रियों का राजकुमार इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। 637 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने दौरा किया गया था। उल्लेख मथुरा में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा इन्होंने कहा है। वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। शंकराचार्य स्थापित जो मठ हैं, तो उत्तर में ज्योतिर्मठ, ये उत्तराखंड में, पूर्व में पुरी उड़ीसा में, और दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटका में है, और पश्चिम में द्वारका गुजरात में है। जगह भी पूछ लिया जाता है छोटी परीक्षाओं में। 4 धाम कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम तट पर आयोजित समारोह था, तो महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन आता था हर 5वें वर्ष प्रयाग में, जो कुंभ लगता हर साल। महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग, तो यही आता था। इसे क्या कहा जाता था? जो परिषद लगती थी, महामोक्ष परिषद। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया तो यिनतू और थियानथुन। क्या दिया गया? यिनतुन, थियानथुन, ये चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम है। चीनी, समझ रहे हैं, चीनी लेखक ने भारत को ये नाम दिया है। क्या दिया है? यिनतुन थियानथुन। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में ये क्या किया गया? नष्ट किया गया। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला में देखेंगे अब। खजुराहो मंदिर के बारे में चलिए देखते हैं। तो ये पहली चीज़ तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के स्थित चंदेल शासकों द्वारा ये निर्मित है। कब निर्मित हुआ? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। इसकी शैली क्या थी? तो नागर थी। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर उस समय के खजुराहो में निर्मित मंदिरों में से एक है। अन्य मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये शामिल है, खजुराहो मंदिर, याद रखिए। अब 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें बौद्ध धर्म भी है, तो नहीं है। और पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन मंदिर से संबंधित है। अन्य मंदिर की खजुराहो मंदिर में बात करें तो 64 योगिनी, ब्रह्मा दूल्हा देव मंदिर और जिन्नाथ मंदिर, और मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को ये समर्पित है। एलिफेंटा के बारे में देखिए, तो ये गुफा मंदिर है, और ये त्रिमूर्ति शिव की मंदिर है एलिफेंटा। और मंदिर निर्माण की बात करें तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। इस पे 7 गुफाएं हैं। 5 गुफा हिंदू की है और 2 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन से धर्म से ये संबंधित है? तो हिंदू और बौद्ध से। एलोरा के बारे में देखिए, तो ये पहली चीज़ तो औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र में। अभी इस यूपी SSSC जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि एलोरा कहाँ है? तो औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या देखना है हमको कि कैलाश मंदिर जो है शैल की स्थापना द्रविड़ शैली में, किसमें से लिखा है? द्रविड़ शैली, कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट निर्माण। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? राष्ट्रकूट ने ही किया है। और कुल 34 शैल कितने हैं? 1 से 12 तक में धर्म बौद्ध है, 13 से 29 में हिंदू धर्म है, और 30 से 34 ये जैन धर्म। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कौन कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध, हिंदू और जैन। अब देखिए अंकोर वाट का मंदिर, ये यशोधरपुर अंगकोर और कंपूचिया या कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर जो है ये विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ शैली में लिखा गया है। अब विश्व का द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, ये क्या होता है? हम प्राचीन भारत जो कराए हैं तो उसमें आप देखेंगे तो हमने उसमें बहुत अच्छे से बताया है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है।
सूर्य देव का मंदिर ये कोणार्क में ये सूर्य को समर्पित मंदिर है। इसके निर्माता नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोनगंग ने किया है और 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां हैं इसमें, और निर्माण काल 13वीं शताब्दी में है। मंदिर का आधार क्या है? विशाल चबूतरा, चारों ओर पत्थर के तरे से हुए पहिए हैं। मंदिर निर्माण, अच्छा देखिए इसमें बहुत अच्छे से दे दिया गया है 60 में। मंदिर निर्माण शैली नागर, देखिए उत्तरी भारत में प्रचलित है नागर शैली, उदाहरण जैसे उड़ीसा का मंदिर, गूगल करके देख लीजिए। द्रविड़, दक्षिण भारत में जितनी मंदिर है वो सब द्रविड़ शैली में है। कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य, उदाहरण एलोरा का कैलाश मंदिर। बेसर, ये नागर और द्रविड़ दोनों का ये मिश्रण होता है बेसर, और इसका दूसरा नाम चालुक्य शैली भी है। सोनागिरी के बारे में, लिंगराज मंदिर पहले देख लीजिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, नागर शैली में है, और आर्य नागर शैली का ये सर्वोत्तम मंदिर है। कौन? लिंगराज। सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। सोनागिरी देखिए, इसकी ये मध्य प्रदेश के दतिया में है, और जैन धर्म का पवित्र स्थान है, और चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर हैं। वर्तमान संदर्भ देखें तो 77 जैन पहाड़ी पर, 26 गांव में अब कुल 103 हैं। तथ्य सार देखिए, 57वां मंदिर है, मुख्य मंदिर है, पहाड़ी पर स्थित है, भगवान चंद्र प्रभु से ये संबंधित है। अब देखिए मंदिर स्थान और निर्माता, ये टेबल भी याद रहेगा, तब भी प्रश्न एक आता है, बन जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू में है, राजस्थान, और भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा बनाया गया है। और पालिताड़ा ये जैन मंदिर ये शत्रुंजय पहाड़ी पर है। और ये मुंडेरा सूर्य मंदिर ये गुजरात में है, भीमदेव प्रथम के द्वारा। रथ मंदिर महाबलीपुरम पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में राजराज प्रथम के द्वारा। और विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में। और पंचयातन क्या है कि मंदिर रचना शैली है, पूछा जाता है कि ये क्या है, तो मंदिर रचना शैली है किसी देवता और उसके चारों अन्य देवताओं का जो मूर्ति समूह होता है मंदिरों में, देखेंगे एक देवता होते हैं और उनके साथ 4 अन्य देवताओं का मूर्ति समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं? पंचयातन। दक्षिण भारत में क्या है? चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें 3 संगम है, मतलब 3 संगम मतलब 3 वो क्या कहते हैं, संगीति, एक तरीके की मीटिंग है। तो प्रथम संगम, ये संगम वो वाला मत समझ लीजिए, एक तरीके की मीटिंग है, संगीति है। स्थान मदुरई, अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। द्वितीय स्थान कपाटपुरम, अलवाई, अध्यक्षता इसकी अगस्त्य ऋषि। तो पहली और दूसरी की अगस्त्य ऋषि ने ही किया है। तृतीय भी पहली और तीसरी मदुरई में हुए, अध्यक्ष नक्रीरर। तोलाक्पियम ये क्या है? द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है। अध्ययन उपलब्ध तमिल साहित्य का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, इसीलिए इससे प्रश्न बनता है। प्रणयकर्ता जो थे वो तोलाक्पियर थे, अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से ये एक थे। ब्राह्मण ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है, सूत्र शैली में रचना किया गया है, और काव्य शास्त्र का भी एक उत्कृष्ट ये ग्रंथ है। शिल्पात्कारम क्या है कि इसके लेखक इलंगो आडिगल थे। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इलंगो आडिगल का वर्णन जो है वो चोल नरेश करिकाल का पौत्र में हुआ है। पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उनकी पत्नी कनंगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन है। नटराज शिव की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई, चतुर्भुज आकार की है। शिव की दक्षिणा मूर्ति इसे गुरु मुद्रा में है। चोल शासक राजराज प्रथम, इनके बारे में यही है कि उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में इन्होंने मिला लिया। अब विजित क्षेत्र के अनुराधापुरम स्थल को नष्ट कर दिया। अब पोलोनोरू जो है ये राजधानी, नया नाम जन्नाथ मंगलम, ये नाम भी बड़ा अजीब अजीब है।
अगला हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम प्रथम के बारे में। चोल शक्ति चरमोत्कर्ष पे रही इनके समय में। बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल गया। संपूर्ण सिंगल द्वीप को जीत लिया। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण। पवित्र गंगा जल लाने हेतु पूछा जाता है कि पवित्र गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल को इन्होंने हराया था। गंगैकोंड चोल की उपाधि इन्होंने धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम इनकी नई राजधानी बनी। और चोल गंगनम तालाब का इन्होंने निर्माण कराया। वरियम क्या था? गांवों की देख रेख करने वाली एक कार्यकारी समिति थी। टोटवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। संवत्सर ये वार्षिक समिति थी। एरिवारियम ये तालाब समिति थी। पोनवारियम स्वर्ण समिति थी। अब कुल्लेतुंग प्रथम के बारे में देखिए कि श्रीलंका का राजा विजयबाहु स्वतंत्र हुआ। कुल्लेतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह वीरेपुलुमाल के साथ किया। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। चोल लेखों में इसकी उपाधि क्या थी? सुंगम तरवित। ये क्या थे? करों को हटाने वाला। पल्लव शासक के बारे में देखें तो सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि इन्होंने धारण की। कसाकुड़ी दान पत्र के अनुसार कहा गया कि चोल पांड्य और सिंघल तथा कलम के राजाओं को इन्होंने पराजित किया है। नरसिंह वर्मन जो थे महामल्ल की उपाधि धारण की। परमेश्वर इनकी उपाधि पूछा जाता है। लोकादित्य एकमल्ल रणंजय और गुणभाजन की उपाधि। महेंद्र वर्मन प्रथम ये मत विहार प्रवसन ग्रंथ की रचना किया है। और क्या है? अरिकामेडु ये पोडको ये प्राचीन नाम है। एम्फोरा जोर क्या है? चारों तरफ हत्थेदार कम्बन तमिल नारायण या रामावतार की रचना। उरयूर ये सूती वस्त्रों का केंद्र है। चालुक्य के बारे में इनकी राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन प्रथम जो था वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। 610 से 642 तक शासन चला। एहोल अभिलेख की जो रचनाकार थे रविकीर थे। महिलाओं की नियुक्ति प्रायः उच्च पदों पर होती थी। तो याद रखिए कि ऐसा जिसमें महिलाओं को काफ़ी आदर सम्मान और उच्च पद मिलते थे। किसमें? चालुक्य वंश में। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। चोल प्रशासन में क्या था? साम्राज्य था, उसके बाद प्रांत था, इसको कहा गया मंडलम। कोट्टम या उसके बाद कोट्टम व नाडक्रम लगाने के लिए आता है। नाडु था, उसके बाद ग्राम सभा। ग्राम सभा सबसे नीचे। साहित्य और साहित्यकार देखिए। वराहमिहिर की रचना जो थी वो पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और बृहज्जातक थी। दांडी की काव्यदर्श थी। 10 कुमार चरितम थी। अश्वघोष बुद्धचरित सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। हर्ष की 3 थी। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। प्राचीन साहित्य एवं उसके साहित्यकार मिलिंद पन्नियों नागसेन मालविकाग्निमित्रम कालिदास राजतरंगिणी कल्लर गीत गोविंद जयदेव पंचतंत्र विष्णु शर्मा सिद्धांत श्रीमेरी भास्कराचार्य मिताक्षरा विज्ञानेश्वर मत विलास प्रसन्न महेंद्र वर्मन। साहित्य और साहित्यकार देखिए। पतंजलि महाभाष्य की रचना इन्होंने किया है। यास्क निरुक्त कात्यायन वार्तिक और वात्सायन कामसूत्र कालिदास मेघदूत भवभूति उत्तर रामचरितम कुमारगुप्त जानकी हरणम शूद्रक मृच्छकटिकम भारवी कीर्तार्जुनीयम बाणभट्ट कादम्बरी मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि भास स्वप्नवास तत्वा और सरवर्मा कांतत्य भास्कराचार्य लीलावती। पांड्यराज में क्या है कि जीवन रेखा इसकी वेगी नदी है। स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में। राजधानी मदुरा। 26 ईसा पूर्व में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ है। एक दूत को रोम भेजा गया था। जयंत वर्मन जो था जयंत वर्मन जो शासक था उसको वान वन की उपाधि दिया गया। और हम देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। हिस्टोरिका ये हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस जो इतिहास के पिता इनकी रचना क्या थी? हिस्टोरिका। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। पाणि की अष्टाध्यायी। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय। अब देखिए पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईसा पूर्व में। इसमें पाल वंश इसमें संस्थापक याद रखिए उपाधि बस।
गोपाल थे संस्थापक पाल वंश के। और धर्मपाल को कहा गया उत्साही बौद्ध। परम सौगात विक्रमशिला और सोमपुरा विहारों की स्थापना किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल ने किया है। देवपाल के बारे में याद रखिए कि ये भी बौद्ध मतानुयायी थे। 5 गांव दान में दिए हैं। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने हेतु इन्होंने 5 गांव दान दिए। जावा के शैलेंद्र वंदी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पे इन्होंने ऐसा किया है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक रहे। नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक की उपाधि दी गई। महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई। किसको? नागभट्ट द्वितीय को। मिहिर भोज ये महानतम शासक रहे और वैष्णव धर्मानुयायी थे। उपाधि आदिवराव प्रभास। सेन वंश ये सामंत सेन इनके संस्थापक रहे। लक्ष्मण सेन के बारे में याद रखिए कि 28 वर्षों तक शासन रहे। लक्ष्मण संवत इन्होंने प्रारंभ किया है। बल्लाल सेन के बारे में ये निशंक शंकर की उपाधि धारण किए। और क्या किए हैं? दान सागर की रचना किए हैं। अद्भुत सागर की इन्होंने रचना किया है। गढ़वाल वंश के संस्थापक रहे चंद्रदेव। गोविंद चंद गढ़वाल ये चंद्रदेव और गोविंद चंद गढ़वाल इसके संस्थापक रहे। गोविंद चंद गढ़वाल की पत्नी जो थी रानी कुमार देवी थी। ये बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र जो था जीन विहार सारनाथ का निर्माण कराए हैं। मंत्री इनके लक्ष्मीधर थे। जयचंद्र अंतिम शासक था गढ़वाल वंश का। परमाल वंश ये संस्थापक श्रीहर्ष या सीयक। और क्या था? वाक्यपति मुंज ये सब इनकी उपाधि है। निर्माण क्या हुआ कि मुंज सागर तालाब का उपाधि श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघवश ये सब उपाधि हैं। सिंधुराज भी उपाधि जो थी कुमार नारायण तथा सहंसाक ये उपाधि है। राजा भोज शासन कौन रहा? धार से ये शासन। रचनाकार सम्रांग गढ़सूत्राधार वास्तुशास्त्र ये संबंधित है। अन्य रचना की बात करें तो सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह भोजशाला का इन्होंने निर्माण कराया। आला उदल देखिए महोबा से ये संबंधित है। परमारदेव चंदेल शासक के ये सेनानायक थे। अब पृथ्वीराज चौहान से ये परास्त हुए हैं। स्रोत हमको कहाँ से मिलता है? पृथ्वीराज रासो और परमार रासो से हमको ये जानकारी मिलती है। जय सिंह सिद्धराज ये चालुक्य शासक गुजरात से संबंधित हैं। धर्म संयुक्त शासन है। अब मस्जिदों हेतु 1 लाख बालों मतलब मुद्रा दान में दिए। किसके लिए? मस्जिदों के लिए। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज द्वितीय नहीं ये तृतीय है। अजमेर का शासक तराइन का प्रथम युद्ध इसमें इन्होंने गौरी पर विजय मतलब गौरी को परास्त किया और दूसरे में गौरी इनको पराजित किया है। पहले में तो जीत गए थे। दसपुर शिलालेख मंदसौर से प्राप्त कुमार गुप्त के शासनकाल में उल्लेख है। और उल्लेख क्या है कि कुमार गुप्त का राज्य पाल जो था वो बंधु वर्मा था। सूर्य मंदिर का निर्माण कराए। पटवा श्रेणी जो थी वो रेशमी सूत बुनने वाली एक समिति थी। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखिए 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय रही है। विग्रहराज चतुर्थ की यही रही कि दिल्ली विजय किए। उपाधियाँ परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज ये उपाधि काफ़ी लोग धारण किए हैं। कवि बांधव जयानक द्वारा। विद्वानों में सर्वप्रथम सोमदेव द्वारा। सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया? गांगे देव। वाजपति की रचना किसने किया है? तो गौड़ बहो ने किया है। भूमि की सिंचाई के लिए जलचक्र अरगट्टा। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? जैनुल आबिदीन को।
हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था दंती दुर्ग ने। दायभाग के रचनाकार जीमूत वाहन। चतुर्वर्ष चिंतामणि के रचनाकार हेमाद्रि। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमोघ वर्ष। धर्मपाल से संबंधित खालिमपुर लेख। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई। परमार रासो के रचयिता जगनीक। अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया महापरम भट्टारक। प्राचीन काल में पुड्रुवर्मन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। जेजाग भुक्ति के बारे में देखिए तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल शासक के संस्थापक नन्नू के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। हेमचंद्र की जैन विद्वान था। सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार थे। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत में विविध में तीर्थकालीन प्राचीन प्रतीक चिन्ह से प्रश्न बनता है। तो ऋषभ देव का क्या रहा? बैल। अजीतनाथ का हाथी। संभवनाथ का अश्व। कमल का पद्म। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। मल्लीनाथ का कलश। नामीनाथ का नीलकमल। न से नामी न से नीलकमल। नेमिनाथ का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प। महावीर स्वामी का सिंह। नेमिनाथ ऋग्वेद में उल्लेखित अरिष्ट नेमि का अन्य नाम है। और देखिए शैव धर्म के बारे में, ये लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय थे। प्रवर्तक की बात करें तो अल्लभ प्रभु एवं इनके शिष्य बसव। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचार हुआ। कापालिक संप्रदाय के बारे में देखिए, इनका प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल। मालती माधव या भवभूतकृत है कौन? मालती माधव। उसके अनुसार ये कहा गया कि इनका केंद्र जो था वो श्रीशैल था। नाथपंथ संप्रदाय क्या थी? ये 10वीं सदी के अंत में मत्तेंद्र नाथ ने चलाया था और योगी आदित्यनाथ नाथपंथ से ही संबंधित है, इसीलिए ये प्रश्न बन जाता है। शिव को आदिनाथ मानते हुए नवनाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता मिली है। बाबा गोरखनाथ का 10वीं-11वीं शताब्दी में आधिकारिक प्रचार प्रसार हुआ है। शाक जो संप्रदाय था उसका इष्ट देवी शक्ति हैं। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध था। प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक वर्तमान में 3 प्रमुख केंद्र हैं: कश्मीर, कांची और कामाख्या। समुद्रगुप्त 8 प्रकार की जो मुद्राएं तो इसमें कौन कौन से क्या क्या है इसको देखिए। गरुड़, धनुर्धारी, वीणावादन प्रकार, व्याख्यानन, अश्वमेध, परशु, चक्र प्रकार और चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार। ये सब 8 प्रकार की मुद्राएं इन्होंने चलाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, थोड़ा से बचा है बस। पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है बेतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित कराने वाला शासक अकबर था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का नाम क्या था? ये रूपक था। चांदी का सिक्का जो था वो रूपक था और सोने का सिक्का दिनार था। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है राजेश्वर मंदिर, ये तंजौर तमिलनाडु में, शिव मंदिर भूमरा एमपी में, नटराज ये तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक में, विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम पशुपति, भव, सर्व और भूपति। महाभाष्य पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख है। कुमार संभव ये कालिदास की है, शिव की महिमा का वर्णन गुणगान किए हैं। नयनार संत ये संतों की संख्या 63 है
और पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार इन्होंने किया है। हर्ष के बारे में देख लीजिए कि शासन काल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में मिलती है। आंशिक सूचना कल्हड़ कृत राजतरंगी। राजतरंगी किसकी है? तो कल्हड़ की है। चीनी स्रोत की बात करें तो हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आए, अभी ये सब देखे भी हैं। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन होता था। 20 देशों के राजा सम्मिलित होते थे और सभा की अध्यक्षता कौन करता था? हेन सांग। आज हमने प्राचीन भारत को समाप्त किया। अब हम इसका एक वन लाइनर फॉर्म में एक और आएगा कल, उसमें एक ही वीडियो में हम प्राचीन भारत एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 वीडियो आप रिवीजन कर सकते हैं और इसको अगर स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो बहुत लगेगा, 35-37 मिनट लगेगा स्पीड बढ़ा के। पहली बार में 1.25 में देखिए, उसके बाद चाहे 1.75 में देखिए तो सही रहेगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से समेटा गया है। हमको ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।